वास्तव में वो केवल झगड़ा को उकसाया, झगड़ा को बढ़ाया, झगड़ा में हिस्सा नहीं लिया लेकिन झगड़ा को उकसा दिया। तो जैसे वो इंसान झगड़ा को बढ़ा देता है बिना हिस्सा लिए, वही काम उत्प्रेरक का होता है। संदर्भता गुणनफल के लिए हमको मोलर सांद्रता निकालना होगा। जब मोलर सांद्रता निकालने चले तो हमको पता चला यार कि एक फार्मूला लगाते हैं लैम्डा एम बराबर के गुने 1000/c। यहाँ से c निकालेंगे तो हमको पता चला कि यार उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक का काम हमेशा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना होता है, कभी घटाना नहीं होता है। यदि वो घटा रहा है तो उत्प्रेरक नहीं है। वो क्या है मेरे दोस्त? एक गैस के ताप पर निर्भर करता है। मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो गैस उसके ऊपर है वो निकल जाएगा, यानी घट जाएगा अधिशोषण की मात्रा। गैस पर दाब, जितना ज्यादा दाब लगाते हैं गैस उतना ज्यादा अधिशोषित होगा, ये भी बात पर निर्भर करता है। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में, जहां पर हम आपको ऑब्जेक्टिव सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्त इस वीडियो में क्या खास होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कंप्लेन था कि सर आपके किताब से ये लड़ता नहीं है। तो हम आपको बता दें, आपको जानकारी के लिए, कि दुनिया में कोई ऐसा किताब नहीं बनता है जो हूबहू बता दे कि यही सवाल आएगा। दोस्त आपको समझना पड़ता है कैसे एक टाइप का ऑब्जेक्टिव अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव में घूमकर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जामिनर जो कॉपी सेट करने वाला होता है, जो क्वेश्चन सेट करता है, वो कैसे सेट करता है। तो हम दोस्त इसी आप लोगों के सपोर्ट और हेल्प के लिए हैं कि आप लोगों को एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से कैसे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछा जा सकता है, उसके निदान के तौर पर। तो आइए हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं और एकदम बढ़िया से सीखते हुए चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा लियोफिलिक कोलाइड नहीं है, आप लोगों से पूछ रहा है। तो अब यहां से ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि लियोफिलिक कोलाइड का मतलब क्या होता है। देखिए, दो प्रकार का कोलाइड होता है, आइए हम आपको बता दें। देखिए, एक को हम लोग बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, एक को बोलते हैं हम लोग क्या, द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लियोफिलिक। ये नाम को बहुत लड़के लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सब पता है लेकिन नाम नहीं पता है, सब काम गड़बड़ हो गया। लियोफिलिक और इसका नाम है द्रव रागी। तीन नाम से ये जाना जाता है। और जस्ट इसके अपोजिट वाला, इसका नाम होता है द्रव विरोधी, द्रव विरोधी, या फिर इसका और नाम है लियोफोबिक। फोबिक मतलब जानते हैं, डरना, लियोफोबिक बोलते नहीं उसको, वो फोबिया है, ये फोबिया है, लियोफोबिक। और एक है आप लोगों का द्रव विरागी, द्रव विराग हो जाना, अलग हो जाना, द्रव विरागी। तो ये नाम को लेकर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले ये द्रव से नहीं और ये द्रव विरोधी, द्रव विरोधी। दोस्त ये द्रव से नहीं का एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप लोग इस चीज को महसूस करना चाहें कि द्रव से नहीं, लियोफिलिक या द्रव रागी क्या है, उसको अपने हाथ में ले और हाथ में लेने पर वो चिपचिपाहट सा महसूस होगा। ये हम पहचान करने का आपको तरीका बता रहे हैं। ऐसे डेफिनेशन बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे द्रव से नहीं या द्रव विरागी या जो भी हम लोग का कोलाइड है, उसको हम लोग द्रव में मिलाकर जब हिलाते हैं तो एक समान रूप से विसरित हो जाता है, एक दूसरे में घुल मिल जाता है, आसानी से घुल मिल जाता है। यानी द्रव से नहीं उसको बोलते हैं जिसमें द्रव में उसको डालकर यदि तेजी से हिलाएं तो वो आपस में विसरित हो जाए, यही द्रव से नहीं है। लेकिन क्या हो कि उसको द्रव में डालकर यदि हम उसको हिलाएं और कितना भी हिलाएं वो आप घुल मिल नहीं जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं द्रव विरोधी। द्रव विरोधी मतलब द्रव का विरोध करने वाला, विरोध करता है। तो पता है द्रव से नहीं का बहुत सारे एग्जाम्पल है। जो अपने हाथ में लेके देखिए, जैसे गोंद है, ये अपने हाथ में देखिए चिपक जाएगा। रक्त है, वो भी लसेदार होता है, रक्त, दूध है, ये सब लसेदार होता है। लेकिन कोई आपसे पूछ दे लियोफोबिक, द्रव विरोधी, जैसे हम लोग बोल दे कुहासा, कुहासा को अपने हाथ में लेके टच कीजिए, वो सट वो चिपकेगा नहीं उतना ज्यादा। तो ये जो गोंद है, रक्त है, दूध है, वो सब आप लोगों का क्या है, वो द्रव से नहीं है। लेकिन वही यदि आप लोगों से बोल दे कुहासा, तो कुहासा क्या है, ये द्रव विरोधी है। क्या ऑब्जर्व किए चीजों को? आइए हम लोग आगे बात को सीखते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ये कौन लियोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त क्या, गोंद। फिर अगला बोल रहा है उत्प्रेरक एक वस्तु है। जैसे उत्प्रेरक क्या होता है, वास्तव में उत्प्रेरक भी पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जैसे में कभी आप लोग लड़ाई झगड़ा करते, यदि दो ग्रुप आपस में लड़ाई किया तो तीसरा जन आया, वो क्या बोला कि आपको मार दिया, इतना मार दिया, इतना मार दिया, चलिए। अब वो वास्तव में वो केवल झगड़ा को उकसाया, झगड़ा को बढ़ाया, झगड़ा में हिस्सा नहीं लिया लेकिन झगड़ा को उकसा दिया।
तो जैसे वो इंसान झगड़ा को बढ़ा देता है बिना हिस्सा लिए, वही काम उत्प्रेरक का होता है। अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा लेकिन अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। वास्तव में वो करता क्या है कि जो साम्य स्थिरांक होता है उसके मान को परिवर्तित कर देता है, यानी जो साम्यावस्था पर पहुंचने का जो समय है वो वैल्यू घट जाता है। तो इसी कारण वो हमारा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी इसका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा कि साम्यावस्था पर यदि पहुंचना है तो उसके समय को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी यदि साम्यावस्था हो सकता है कि 10 सेकंड के बाद पहुंचना हो तो 5 सेकंड पर ही पहुंचा देगा साम्यावस्था पर। बोलिए साम्यावस्था क्या होता है? जैसे साम्यावस्था कहने का मतलब कि मान लीजिए एक चीज हम लोगों का घट रहा है तो दूसरा चीज हम लोग का बढ़ रहा है। एक ऐसा स्थिति होगा कि जब जितना घट रहा होगा उतना बढ़ रहा होगा, यदि 5 घट रहा होगा तो 5 बढ़ रहा होगा। इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। मान लीजिए हम बोले कि इधर पहले 6 था, इधर हम लोगों का 1 था, ये कभी 5 हो जाएगा तो कभी 2 हो जाएगा, कभी ऐसा स्थिति हो जाएगा कि यदि ये 3 है तो ये भी 3 होगा। यानी दोनों में अवस्थाएं बराबर है, जितना इधर से घट रहा है उतना इधर से बढ़ रहा है, जितना इधर से टूट रहा है इतना ये जुट रहा है। ये अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं। और ये उत्प्रेरक क्या करता है कि जो इस अवस्था को प्राप्त करना है, यानी साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए जो समय पहले ज्यादा लग रहा था वो साम्यावस्था को क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी उस समय को घटा देगा, जिससे हमें क्या होती है, जल्दी हमें अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है और जल्दी अभिक्रिया संपन्न होती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वास्तव में विलियन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया, विलियन चैप्टर नहीं, विद्युत रसायन से चैप्टर से क्वेश्चन से लिया गया है। इसको ऑब्जर्व कीजिएगा चीजों को। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, बेरियम सल्फेट का KSP। अब आप लोग सोचकर आप लोग सोचिए कि KSP मतलब क्या। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विल्यता गुणनफल। और यदि हम लोग आप लोगों से बोले कि BaS4 का, देखिएगा कैसा कंसेप्ट निकलेगा। जैसे आपको BaS4 का विल्यता गुणनफल निकालना है तो पहले इसको आपको तोड़ना होगा। ये टूटेगा किस किस में, तो Ba2+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा। ऑब्जर्व कर लीजिएगा चीजों को, बोले ठीक है। तो ये 2 घटकों में टूट जाएगा। इतना बात तो आप लोग ऑब्जर्व कर लिए। अब यहां से कंसेप्ट क्या निकलता है वो समझिए। जैसे हम आपसे बोले कि विल्यता गुणनफल क्या होगा, विल्यता गुणनफल तो विल्यता गुणनफल क्या होगा, तो जो भी इसका उत्पाद है, Ba2+ उत्पाद है, SO4 2- उत्पाद है, उसके मोलर सांद्रता का जो गुणनफल होता है वही हम लोग का क्या होता है, विल्यता गुणनफल। यानी आपसे जो विल्यता गुणनफल पूछा गया है तो आपको मोलरता निकालना होगा, यानी ये दोनों का मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता कहने का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा, मोलर सांद्रता कहने का मतलब क्या, आपको निकालना है मोलरता। कैसे भी करके आपको मोलरता निकाल देना होगा, तो ही आप लोग, यानी मोलरता यदि निकाल देंगे तो आपका विल्यता गुणनफल निकल जाएगा। अब यदि हम लोग सवाल में ढूंढे तो आपको मोलरता भी पता नहीं चलेगा, मोलरता कहीं पर दिया गया है। आप देखिएगा मोलरता कहीं दिया गया है क्या, मोल प्रति लीटर नहीं, मोल प्रति लीटर नहीं दिया गया है। आपको समतुल्य सूचालकता दिया गया है। समतुल्य सूचालकता मतलब समझते हैं क्या, समतुल्य सूचालकता मतलब क्या, लैम्डा EQ का वैल्यू दिया गया है, लैम्डा EQ का वैल्यू दिया गया है। और क्या दिया गया है, विशिष्ट सूचालकता यानी कप्पा का वैल्यू दिया है। चलिए इस चीज को हम लोग लिख देते हैं, इस चीज को हम लोग लिख देते हैं। देखिए आपको दिया है क्या, लैम्डा EQ, और आपको क्या दिया है, कप्पा। लैम्डा EQ का वैल्यू कितना दिया है, 400। देख लीजिए लैम्डा EQ का वैल्यू कितना दिया है, देखिए 400 दिया है। उसके बाद कप्पा का वैल्यू कितना दिया है, 8 × 10 का पावर -5। 8 × 10 का पावर कितना हो गया, -5। रख दीजिए यहां पर 8 × 10 का पावर -5। अब सवाल उठता है कि विल्यता गुणनफल के लिए हमको तो मोलरता चाहिए भाई, अब मोलरता तो दिया नहीं है, ये पता नहीं क्या क्या दे दिया। तो हम दिमाग लगाएंगे, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें लैम्डा EQ ऐसा कुछ चाहिए। तो हम जानते हैं कि यार लैम्डा EQ दिया है, तो एक और हमारे पास तरकीब और विकल्प है कि हमने अभी कभी पढ़ा था, ये लैम्डा M बराबर K × 1000/c। C मतलब क्या होता है, मोलरता। यानी C के लिए K × 1000 में क्या हो गया आपका, लैम्डा M। तो अब आपको यहां से मोलरता का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि K का मान दिया गया है, 1000 दिया गया है। लेकिन अब बात फंस गई यहां पर कि लैम्डा M नहीं दिया गया है, यहां पर दिया गया है लैम्डा EQ। तो फिर हम लोग दोबारा आएंगे और फिर दिमाग लगाएंगे कि यार कोई ऐसा तरकीब है क्या कि लैम्डा M जो है लैम्डा EQ के माध्यम से निकल जाए। तो एक सूत्र होता है लैम्डा M बराबर लैम्डा N × EQ। अब सवाल उठे कि N क्या है, N मतलब कि टूटने के बाद कितना अणु वियोजित हुआ, N होता है विघटन के बाद कितने अणु प्राप्त हुए। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, एक अणु यहां पर और एक अणु यहां पर, यानी विघटन के बाद हमारा कितना अणु प्राप्त हो गया, तो 2।
2 यहां पर हो गया। उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, लैम्डा EQ। आप लोग ढूंढ के बताइए लैम्डा EQ का वैल्यू कितना है। तो लैम्डा EQ का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 400। तो यहां पर यदि गुणा किए तो 4 दूनी कितना हो गया, 800। अब इस चीज को आप लोग ऑब्जर्व कर लिए कि लैम्डा M का वैल्यू पता चल गया। तो लैम्डा M का वैल्यू पता चल गया तो अब यहां पर ले जाकर रखेंगे। तो K का वैल्यू दिया गया था, K का वैल्यू कितना दिया गया था, 8 गुना 10 का पावर -5। ओके, और उसके बाद गुना क्या हो गया था, 1000। 1000 को हम लोग 10 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लैम्डा M का वैल्यू बताइए दोस्त, लैम्डा M का वैल्यू कितना पता चला, 800। 800 मतलब क्या, 8 गुना 10 का पावर 2। बोलिए 8 से 8 क्या हो गया, खत्म। अभी +2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। +2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी -5 पहले से था, -2 आज और आ जाएगा। यानी एक्चुअली जो C का मान आया कितना है, 10 का पावर -4। अब इसी का मान निकालना था। दोबारा सुनिएगा कैसे क्वेश्चन को बनाया। सबसे पहले हमको विलेयता गुणनफल निकालना था। विलेयता गुणनफल के लिए हमको मूलर सांद्रता निकालना होगा। जब मूलर सांद्रता निकालने चले तो हमको पता चला यार कि एक फॉर्मूला लगाते हैं, लैम्डा M बराबर K गुना 1000/C। यहाँ से C निकालेंगे तो हमको पता चला कि यार कि लैम्डा M नहीं है। और हमने ऑब्जर्व किया कि लैम्डा M के लिए क्या विकल्प है, तो लैम्डा M के लिए n गुना हम लोग लैम्डा EQ करेंगे। अब यहां से ऑब्जर्व किए कि n का मान कहां से निकालेंगे यार, तो n का मान यहां पर तोड़ने पर अणुओं की संख्या, तो n का वैल्यू निकल गया। यानी कुल मिलाजुला के बाद कि यदि आपको विलेयता गुणनफल निकालना है तो मूलरता चाहिए। मूलरता के लिए क्या चाहिए, तो लैम्डा M चाहिए। और लैम्डा M के लिए क्या चाहिए, n चाहिए। तो सबसे पहले हमने n निकाला, लैम्डा EQ तो क्वेश्चन में दिया गया तो लैम्डा M निकल गया। फिर लैम्डा M का मान ले जाकर रखे यहां पर, तो C निकल गया। और C का मान 2 बार रखेंगे क्योंकि 2 उत्पाद है। तो जैसे ही हमने किया तो 1 का 10 का पावर -4 और 1 का 10 का पावर -4। तो आप लोग दोस्त बताइए 10 का पावर -4 और 10 का पावर -4 कितना होगा, 10 का पावर -8। यानी यही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया आप लोग दोबारा पीछे जाइए, फिर आगे आइए, आपको जरूर समझ में आएगा। फिर अगला सवाल बोल रहा है, किसी गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है। किस गैस का अवशोषण जो है चारकोल द्वारा सबसे अधिक मात्रा में होता है, आप बताइए गौर करके। किस गैस का अवशोषण चारकोल द्वारा सबसे अधिक होता है, तो आप लोगों का हो जाएगा अमोनिया। बोले सर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी आप कुछ बताएंगे रीजन कि ऐसा क्यों होता है। देखिए दोस्त, जो भी हम लोग का अधिशोषक होता है, तो अधिशोषक में जो अधिशोषित होने वाला पदार्थ है वो, उसमें क्या होता है ना कि बीच में आकर्षण बल लगता है, तो ही उसके आप आकर उसके ऊपर चिपक जाता है। तो अमोनिया क्या होता है कि अमोनिया उसके बीच, जो अमोनिया और सतह के बीच में मजबूत आबंध बनता है, जिसके कारण ज्यादा मात्रा में हमारा पदार्थ आकर अधिशोषित हो सकता है। इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया। फिर अगला बोल रहा है कि FeOH होल ट्राइस सॉल्ट में NaCl घोल मिलाया जाता है तो क्या होता है। वास्तव में जब ये एक प्रकार का कोलाइड है और ये NaCl एक प्रकार का वैद्युत अपघट्ट है। वैद्युत अपघट्ट मतलब कि जो प्लस माइनस में टूट जाता है। तो जब भी याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई भी कोलाइड में वैद्युत अपघट्ट को डालते हैं तो ये वैद्युत अपघट्ट का काम है इसको अवक्षेपित करना। अवक्षेपित मतलब क्या, कभी भी यहां पर सॉल्व हो या फिर कोई कोलाइड दिया जाए और उसको हम लोग वैद्युत अपघट्ट के अंदर डाल दे तो वैद्युत अपघट्ट का काम है उसको अवक्षेपित करना। अवक्षेपित करने का मतलब क्या, अवक्षेपित करने का मतलब क्या कि उसको गाढ़ा कर देना। गाढ़ा करने से वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर केवल पानी हो जाएगा, तो उसको नीचे कर देंगे तो पानी गिर जाएगा, गाढ़ापन वाला चीज बच जाएगा, यानी उसमें उत्पाद जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। यानी NaCl का काम है FeOH होल ट्राइस को क्या करना, अवक्षेपित करना, यानी गाढ़ापन करना, उससे नीचे क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का डी। समझ रहे हैं बातों को। यदि फिर भी दोस्त आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो दोस्त टिंडल प्रभाव हो या फिर ब्राउनी गति हो, वो किसमें पाया जाता है, कोलाइड में। कभी भी वास्तविक विलयन के अंदर नहीं पाया जाएगा। समझे बातों को। तो आप लोग इसमें से ढूंढ के बताइए कौन ऐसा है जो हम लोग का कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा, यानी कौन ऐसा जो कोलाइड नहीं है। तो आप लोग का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, चीनी का घोल। यही हम लोग का है जो हम लोग का टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। फिर रासायनिक अधिशोषण। देखिए दोस्त, दो प्रकार का अधिशोषण होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण।
तो रासायनिक अधिशोषण जो होता है अनुत्क्रमणीय होता है, यानी एक बार यदि उत्पाद बन गया, एक बार यदि उस पदार्थ अधिशोषित हो गए तो फिर दोबारा उसको पहले जैसा नहीं कर सकते हैं। जैसे में आपने लोहे के सतह पर यदि पेंट कर दिए और फिर चाहेंगे कि उसको हम लोग खखोर के फिर पहले जैसा पेंट बना दे तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन लोहे के सतह पर यदि ग्रीस लगा देते हैं, हम चाहते हैं कि फिर ग्रीस को हम लोग हटा के पहले जैसे ग्रीस बनाए तो बन सकता है, ये हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के बात की जो अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है उसको हम लोग रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। और मान लीजिए यहां पर रासायनिक अधिशोषण ना देकर अगला बार भौतिक अधिशोषण दे तो आप लोग देखते रह जाएंगे यार, कुछ तो दिमाग लगाएंगे। यानी एक्चुअली रासायनिक अधिशोषण देगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा उत्क्रमणीय, सॉरी भौतिक अधिशोषण देगा तो क्या हो जाएगा उत्क्रमणीय, और रासायनिक अधिशोषण दिया है तो अनुत्क्रमणीय। कंफ्यूज नहीं होना है, भौतिक अधिशोषण देगा तो क्या हो जाएगा उत्क्रमणीय। आइए आप लोग आगे ऑब्जर्व करते हैं। किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या काम है। देखिए एक्चुअली बहुत सारा किताब ये चीजें गलती करता है, हालांकि एनसीईआरटी में इस बात को एकदम परफेक्टली रूप से बोलता है कि उत्प्रेरक का काम हमेशा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना है, घटाना नहीं। यदि वो घटाने लगेगा तो उसको उत्प्रेरक नहीं कहेंगे, तब उसको हम लोग निरोधक कहेंगे। इस बात को इस बुक में भी गलत दिया गया है, तो आप इस चीज को सुधार लेंगे क्योंकि सुधार जरूरी है और सुधार करते रहना पड़ेगा। तो दोस्त आप लोग को हम ये बात बताएं कि उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक का काम हमेशा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना होता है, कभी घटाना नहीं होता है। यदि वो घटा रहा है तो वो उत्प्रेरक नहीं है, वो क्या है मेरे दोस्त, वो है आप लोग का निरोधक। इस बात को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, जहन में उतारिए, मन में बसाइए, लेकिन हाँ करते रहना है। यानी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का भूमिका क्या होता है, उत्प्रेरक का भूमिका होता है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। फिर बोल रहा है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कितना होता है, तो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा, 20 से 40 क्या किलो जूल प्रति मोल हो गया। लेकिन अभी आपसे कभी ये पूछ दे कि रासायनिक अधिशोषण में कितना होता है, तो 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल, ये आंसर हो जाता। कब रासायनिक अधिशोषण पूछता तब, लेकिन पूछ क्या रहा है भौतिक अधिशोषण, तो क्या आंसर होगा 20 से 40। समझ गया। फिर यहां पर पूछ रहा है रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होते हैं। तो दो प्रकार का अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, दोनों हम लोग मिला के चलते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण में केवल एक आणविक परतें होती हैं, लेकिन वही भौतिक अधिशोषण में पूछेगा तो आप लोग क्या हो जाएगा बहुआण्विक परतें। और आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन बैंक बेकार में पढ़ रहा है, दोस्त ऐसा नहीं है। आप लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जो पूछा था कब, तो पूछा था 21 में। अभी 2025 में सवाल पूछा है क्या कि भौतिक अधिशोषण में कितने परतें होती हैं। तो यदि आप इसको समझ के पढ़े होते तो यार वो कभी ऐसा दौर नहीं आता कि जो आप लोग भूल जाते हैं। तो यही होता है उसके बारे में और अच्छा से एक्सप्लेन करना, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से गहराई से समझना, ये होता है समझना। ओके, फिर अगला बोल रहा है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। किसमें भाई टिंडल प्रभाव पाया जाएगा ये बताइए। तो हमने आपको बताया टिंडल प्रभाव है या फिर ब्राउनी गति हो, ये सब किसमें पाया जाता है, तो ये सब कोलाइड में पाया जाता है। कोलाइड इसमें कौन है, कोलाइड तो सर हमको दिख ही नहीं रहा है, तो ये सॉल एक प्रकार का कोलाइड है। ठीक है ना, आप लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ठोस में पढ़ेंगे, आप लोग एरोसॉल पढ़ेंगे, आप लोग आगे सब देखिएगा, पढ़ना है आप लोगों को। फिर बोल रहा है कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। वास्तव में आपको लगता है कि दूध कैसे बनता है, दूध कैसे बनता होगा। वास्तव में दूध पानी ही है, लेकिन पानी के अंदर वसा मिला रहता है। लेकिन वो बोलेंगे तो पानी के अंदर वसा मिलता है तो उसको विलयन नहीं बोल दे, नहीं, उसका एक समान रूप से नहीं होता है। यदि दूध का कभी हिस्सा देखिएगा, ऊपर वाला हिस्सा पतला है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा गाढ़ा टाइप पर रहता है, ऐसा भी होता है। तो कुल मिलाजुला के बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दूध है क्या, तो जल में परिक्षेप, जल एक माध्यम का काम कर रहा है, लेकिन जो वसा मिल रहा है वो एक विलय के रूप में काम कर रहा है। उसको हम लोग विलय नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग परिक्षेपित प्रवस्था बोलते हैं। क्योंकि घुली जाता तो विलय बोलते क्यों, एक समान रूप से घुली जाता तो उसको विलय बोल देते हैं, समझे। उसका नाम एक स्पेशल रखते हैं हम लोग, क्या, परिक्षेपण प्रवस्था। और जहां पर घुलाने वाला काम करता है वो क्या, परिक्षेपण माध्यम काम करता है। यानी रासायनिक यहां पर हो जाएगा क्या, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो दूध जो है वो आप लोग का किसका उदाहरण है दोस्त, दूध किसका उदाहरण है, ऑब्जर्व कीजिए, दूध किसका उदाहरण है, वो पायस का। ये पायस क्या होता है कि जिसके परिक्षेपण व्यवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों के रूप में द्रव हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अधिशोषण की दर, देखिए चाहे भौतिक अधिशोषण है फिर रासायनिक अधिशोषण का दर, जितना ज्यादा हम उस पर दाब बढ़ाते हैं, जितना ज्यादा उस पर हम लोग दाब बढ़ाते हैं उतना ज्यादा वो वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। आप खुद सोचिए कि एक पदार्थ है, उसके ऊपर हम एक कोई पदार्थ को चिपकाना चाहते हैं, तो जितना ज्यादा उस पर प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा वो चिपकेगा। कॉमन सेंस है यार। बोले ओके सर।
फिर ये क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि वास्तविक विलयन का आकार जो होता है 10 का पावर -9 मीटर का होता है, यानी विलयन का आकार, विलयन का आकार इतना होता है। ठीक है, जो कोलाइड होता है, कोलाइड है, कोलाइड का जो आकार है, कोलाइड का आकार होता है 10 का पावर -9, 10 का पावर -9 मीटर से 10 का पावर -7 मीटर तक। ओके, और एक जो आप लोगों का निलंबन है, निलंबन जो है, निलंबन जो है, निलंबन वो होता है कितना, 10 का पावर -7 मीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो वास्तविक विलयन 10 का पावर -9 मीटर, 10 का पावर -9 से 7 मीटर आपका कोलाइड हो जाएगा, और निलंबन हो जाएगा 10 का पावर -7 मीटर। बोलेगा ठीक है सर। अच्छा ये बताइए कि हम लोग इसमें तो आंसर को नहीं दे रहा है, सब सेंटीमीटर में दे रहा है। तो आप लोग दोस्त ये बात जानते हैं कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। कोलाइड के बारे में पूछा गया है तो इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो 10 का पावर -9 है, और यदि इसको सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करेंगे, 100 मतलब क्या, 10 का पावर 2 से गुना करेंगे, तो ये सेंटीमीटर बदल चुका होगा। से 10 का पावर -7 का गुना करेंगे 10 का पावर 2, तो ये भी सेंटीमीटर बदल चुका होगा, और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -7, और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -5, यानी अब सब सेंटीमीटर में हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का पावर -7 से 10 का पावर -5, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। समझे। फिर अगला सवाल बोल रहा है किसी गैस का ठोस के सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। तो यार ये गैस के ताप पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो गैस उसके ऊपर है वो निकल जाएगा, यानी घट जाएगा अधिशोषण की मात्रा। गैस पर दाब, जितना ज्यादा दाब लगाते हैं गैस उतना ज्यादा अधिशोषित होगा, ये भी बात पर निर्भर करता है। गैस की प्रकृति कैसी है, हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड उस पर मिला है तो कम है, हो सकता है अमोनिया मिला है थोड़ा ज्यादा हो जाए, हो सकता है ऑक्सीजन मिला तो सबसे कम हो जाए। यानी अलग अलग गैस भैया अलग अलग रूप से वहां पर अधिशोषित होगा, यानी प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकीरी गंदे पानी को शुद्ध कैसे करता है। मान लीजिए आप लोग जानते हैं कि हमारे घर पर जो टंकी लगा रहता है वो पानी गंदा हो जाता है, तो उसको साफ करने का विकल्प क्या है, उसको साफ करने का तरीका क्या है कि उसके अंदर हम लोग फिटकीरी डाल दें। जब फिटकीरी डालते हैं तो जितना भी गंदगी होता है उसको नीचे बैठा देता है, एक लेयर नीचे बना देता है उसको। तो क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्कंदन। क्या बोलते हैं, अस्कंदन। यानी उसके सतहों के जितने भी कणे हैं ना उसको नीचे बैठा देता है, और धीरे धीरे बैक्टीरिया के रूप में उसको मारने लगता है। मारने मतलब क्या फैटाफैटी क्या कर रहा है उसमें, नहीं, उसमें के जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उसको मार देता है। कभी आप देखिएगा कि आपके हाथ पर चाहे कहीं पर कट छल जाए या फिर दाढ़ी बनाते वक्त क्या लगाता है, फिटकिरी, क्योंकि वो एक प्रकार का मतलब कीटनाशक का भी काम करता है, यानी कीट को मारता है। कीट नहीं, जीव मतलब जैविक नाशक नहीं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसको मारने का भी काम करता है। ओके, फिर अगला जो हम लोग आपसे पूछे थे, दूध क्या है। दूध में होता क्या है कि पानी परिक्षेपण माध्यम के रूप में रहता है, और उसमें जो मिला रहता है वो वसा होता है, यानी जल में परिक्षेपित क्या होता है, वसा। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। यानी कोलाइडी विलयन को शोधन करने के लिए हम लोग अपोहन, इसी को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। यदि किसी इंसान के पेट में यदि बहुत सारा कचरा हो जाए या फिर बहुत गंदगी हो जाए, उसका खून गंदा हो जाए, तो साफ करने के लिए हम लोग डायलिसिस इसकी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो डायलिसिस क्या होता है कि उस खून में जो भी हम लोगों का अशुद्धि है उसको हटाने के लिए उसमें थोड़ा वैद्युत अपघट की मात्रा मिलाकर उसको बहुत तेजी से हम लोग पंप करते हैं ताकि वो खून क्या हो, शुद्ध हो जाए। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपोहन बोलते हैं, डायलिसिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर बोला 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल द्वारा निम्नलिखित में से, हमने आपको बताया कि चारकोल सबसे ज्यादा किसी को अधिशोषित करता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अमोनिया को। फिर बोल रहा है फ्रेडरिक का अधिशोषण समताप के अनुसार क्या संभव है। दोस्त ये समझिएगा, एम क्या है, ये ठोस पदार्थ है, तो इस ठोस के एकांक द्रव्यमान का मतलब क्या है, एम। एकांक द्रव्यमान एक्स क्या है, इस पर अधिशोषित गैस की मात्रा। यानी हमने बोला इस ठोस के एकांक द्रव्यमान, इस ठोस के एकांक द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा, ठीक है ना, अधिशोषित गैस की मात्रा उस पर आरोपित दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो एक्चुअली x बाई एम जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, p का पावर 1 बाई एन। जब p का पावर 1 बाई एन, जब समानुपाती का चिन्ह हटा है तो नियतांक। यही आप लोगों का क्या है, फ्रेडरिक अधिशोषण समताप के लिए समीकरण भी है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये आप लोग का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक, यहाँ पर छूटा हुआ है क्या, बहुआण्विक सतह बनाती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुआण्विक का इसका आंसर हो जाएगा क्या, भौतिक अधिशोषण। इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।